हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकित राय। वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। किस लिए? तो मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए। अब मार्केट इक्विलिब्रियम तो 11th में पढ़ते थे। नहीं, मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं है ये इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के लिए हमको ये चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड पूरे इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं। तो जब एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी मिलके डिमांड कर रही है तो उसका क्या हो जाएगा? वो एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। जब सब इकोनॉमी में सभी लोग मिलके, यानी जितने भी सप्लाई है, पूरी इकोनॉमी में अगर सप्लाई हो रही है तो पूरी इकोनॉमी की सप्लाई को क्या कहेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। इन दोनों की स्टडी को करके हमको लास्ट में इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना रहेगा। किस लेवल की एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए और किस लेवल का आउटपुट होना चाहिए कि लोगों की इनकम जो हो वो सफिशियंट हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक ही यही है। सबसे पहले टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड मतलब इकोनॉमी में सारी डिमांड जो हो रही हो। अब जब हम बोलोगे कि सारी डिमांड हो रही है, डिमांड कौन कर रहा है? देखो, इकोनॉमी को हम 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं जो खर्च करते हैं। आखिर डिमांड क्यों हो रही है? डिमांड को जब आपको समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं कि कौन लोग हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो पैसे खर्च कर रहे हैं और पैसे खर्च कर रहे हैं और डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। तो 4 सेक्टर्स। पहला, हम आप लोग। हम आप लोग किस में आ जाएंगे? हम आप लोग हाउस होल्ड में आ जाएंगे, जो कंजम्पशन पे क्या करते हैं? खर्च करते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे पैसे खर्च करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कौन आ जाता है? फिर उसके बाद आ जाती जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पैसे खर्च करती है इकोनॉमी पे, मगर हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। हम उसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हम आपका खर्चा क्या था? कंज्यूमर्स जो पैसे खर्च करते कंज्यूम करने पे, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। तो हाउस होल्ड जो खर्चे करते हैं उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं और इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वही जितनी भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, स्टॉक, इन पे पैसे खर्च कर रही है और इन पे पैसा खर्च करना क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट करके डिमांड क्रिएट कर रहे हैं वो, खर्च करके। फिर उसके बाद गवर्नमेंट भी इकोनॉमी में पैसे खर्च करता है, डिमांड उससे क्रिएट होती है, तो हम उसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसे जी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट में जो अक्रॉस द बॉर्डर हम गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है और डिमांड क्रिएट हो रही होती है, वो नेट एक्सपोर्ट में हमारा आ जाता है। तो ये तो पूरे एग्रीगेट डिमांड की बात की है, इकोनॉमी एज अ होल। बट इन क्लास 12 सीबीएसई हम ये लेके चलते हैं कि केनेसियन थ्योरी को हम फॉलो करते हैं। केनेसियन थ्योरी क्या कहती है? कि अंडर टू सेक्टर मॉडल हमको जो डिस्कशन करना है वो इकोनॉमी को टू सेक्टर मॉडल में लेके चलते हैं। टू सेक्टर कौन? कि इकोनॉमी में अगर डिमांड क्रिएट हो रही है, एग्रीगेट डिमांड क्रिएट हो रही है, तो उसके दो सबसे बड़े प्लेयर हैं। दो सबसे बड़े प्लेयर कौन? एक, इकोनॉमी में अगर एग्रीगेट डिमांड क्रिएट हो रहा है तो उसके दो सबसे बड़े प्लेयर हैं। एक हाउस होल्ड, यानी हम जो कंजम्पशन पे पैसे खर्च कर रहे हैं, और दूसरा जितनी भी ये इंस्टीट्यूशंस, फर्म्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस पे पैसा खर्च कर रही हैं? तो इन्वेस्टमेंट पे। तो ये कहते हैं कि इकोनॉमी के दो सबसे बड़े प्लेयर हैं, इसी से सारी एक्टिविटी जनरेट हो रही है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल को लेके चलते हैं, जिसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आ जाता है। अब ये इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा एक कैच है। देयर इज अ कैच ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है बेटा। ठीक है। एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरा वाला अभी हम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी लेके चलते हैं कि जो प्रोफेसर किन्स हैं, प्रोफेसर किन्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट जो हमको एज्यूम करना है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है? यहां देखिएगा बिहेवियर, कि हमको एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करना है। ये एग्रीगेट डिमांड कैसे कैलकुलेट होगा? जब हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, हम हाउस होल्ड कितना खर्च कर रहे हैं इकोनॉमी में, और जितनी इंस्टीट्यूशन है वो मिलकर कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे टोटल डिमांड क्रिएट हो रही है। तो एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करके मिलेगा। इन्वेस्टमेंट पर आप देखोगे कि इनकम जैसे जैसे इंक्रीज, पहले जीरो इनकम है, इनकम इंक्रीज होती चली जा रही है, बट इन्वेस्टमेंट रिमेन द कांस्टेंट। हमारे ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कांस्टेंट है। इसी से इसकी थ्योरी निकल के आती है कि इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनकम लेवल।
कि हमारा जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज से अफेक्ट नहीं होती है, वो रिमेन कांस्टेंट, वो इक्वल रहती है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझिएगा। फॉर एग्जांपल, आपको इन फ्यूचर एक यूनिवर्सिटी ओपन करनी है। ठीक है, आपको फ्यूचर में एक यूनिवर्सिटी ओपन करनी है, स्कूल ओपन करना है। तो आपको पहले से त्रिकालदर्शी हो जाएंगे क्या, कि आपको पता रहेगा कि कितने बच्चे आएंगे, कितनी इनकम होगी? नहीं, यू डोंट नो अबाउट दैट। तो आपको बिना इनकम फ्यूचर में सोचे आपको इनिशियल एक इन्वेस्टमेंट करना रहता है, जो फिक्स होता है। इनकम चाहे फ्यूचर में चाहे जितनी हो, कम या ज्यादा, यू हैव टू मेक द सम इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि फिक्स होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट इनकम लेवल पे। फिर इन्वेस्टमेंट का डायग्राम आखिर ये कैसे बनेगा, क्योंकि हमें डायग्राम से, कर्व के थ्रू इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना? ये कर्व कैसे बनेगा, समझिएगा बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये आपका इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, ये ले लीजिए इनकम। अब हमारी जो 20 की अगर हमारी इनकम है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो उतना ही है। ठीक है, जीरो लेवल पे है। अगर हमारी इनकम 0 से इंक्रीज होके 100 पे होती है, तब भी हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 20 ही है। हमारी इनकम इंक्रीज होके 200 हो रही है, तब भी हमारा इन्वेस्टमेंट 20 है। अगर हमारी इनकम 300 इंक्रीज होके हो रही, तब भी हमारा इन्वेस्टमेंट 20 ही है। तो व्हाट वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमें जो लाइन मिली है वो क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमें कैसे बनाना है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाना है। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। अब हमें एग्रीगेट डिमांड अगर पाना है, तो हमको दूसरी चीज अब चाहिए, वो है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये ऑटोनोमस, आई बेग पार्डन, इट इज नॉट ऑटोनोमस कंजम्पशन, इट इज कंजम्पशन। उसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन अभी आएगा, मैं बात करूंगा। ठीक है, कंजम्पशन आ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड पाने के लिए इन्वेस्टमेंट तो समझ में आ गया, अभी कंजम्पशन चाहिए। अब कंजम्पशन कैसे होगा? कंजम्पशन का बिहेवियर हमको देखना है इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि इनकम जैसे जैसे हमारी इंक्रीज होती है, वैसे वैसे हमारे खर्चे भी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। तो हम कंजम्पशन को हमेशा किसके कंपैरिजन में देखेंगे? अपने इनकम के लेवल में देखेंगे। तो जीरो लेवल पे हमने 40 खर्च कर दिया। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? जीरो इनकम है तो 40 का खर्च कर दोगे? बिल्कुल खर्च करोगे। जब तुम्हारी इनकम जीरो है, तो क्या खाना पीना छोड़ दोगे, बस ऊपर का ध्यान अब करोगे? ऐसा नहीं होगा ना। नहीं, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए भी आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। भले उधार लेके खर्च करने पड़े, लोन लेके खर्च करने पड़े, किसी से मांग के आपको एक्सपेंस करने पड़े, बट वो एक्सपेंडिचर आप करेंगे। इवन देन यू हैव द जीरो लेवल ऑफ इनकम। अब उसी कंजम्पशन को हम क्या कहते हैं? जो जीरो लेवल पे हमारा कंजम्पशन, हम पैसे खर्च करते हैं सरवाइव करने के लिए, उस खर्चे को हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन को हम कहेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो कंजम्पशन स्टार्ट होगा, वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वो 40 से स्टार्ट होगा। ये मान लीजिए 40 का लेवल है। और इसमें बिहेवियर क्या देख रहे हो? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है, हमारा जो खर्चा है, कंजम्पशन है, वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। और डायग्राम कैसे बनेगा, सोचो, डायग्राम कैसे बनेगा? मैं आपको एक अलग भी बना के दिखा देता हूं। हमारा कंजम्पशन, हमारा कंजम्पशन कैसे बनेगा? ये रही हमारी इनकम, और ये रहा हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर हमारा 20 का खर्चा है 100 पे, जैसे ही हमारा खर्चा इंक्रीज होगा 200, हमने अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को 40 पे कर दिया। तो देखो कर्व कैसे बना, ये ड्रॉ। फिर अगर हमारी इनकम अगर इंक्रीज होके 300 हो रही है, हमने अपने कंजम्पशन को 80 पे कर दिया, तो फिर से हमारा, अब ये डायग्राम कैसे बन रहा है बेटा? ये डायग्राम आप देखोगे तो अपवर्ड बन रहा है। यानी ये शो कर रहा है जो कंजम्पशन है हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो कर्व जो होगा वो हमारा अपवर्ड जाएगा। अब फिर से उसी पोजीशन पे चलते हैं। तो हमारा कंजम्पशन जो होगा वो इंक्रीज करता जाएगा, एज ए इनकम इंक्रीजेस, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा।
ये हमारा हो गया कंजम्पशन, ये हो गया आई। अब इन दोनों को अगर हम बाइंड अप करके, अगर मुझे एग्रीगेट डिमांड बनाना है तो क्या होगा बेटा, इनकम और कंजम्पशन को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 60। फिर हम ये ऐड करेंगे तो हम इन दोनों का क्या हो जाएगा, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट 140, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 220। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे तो जो लाइन बनेगी, कर्व बनेगी, वो इसके ऊपर बनेगी। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा जो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को ऐड करने से बन रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड अगर तुम शो करोगे तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करके बनाओगे, ठीक है ना। तो हमारे कुछ इससे पॉइंट्स निकल के आते हैं, अगर इसको बोलता है अलग से तो यू हैव टू डिफाइन इन एग्जामिनेशन कि पहला एग्रीगेट डिमांड कैसे बनता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को बना के। बस डायग्राम पता है, थ्योरी अपने आप लिखोगे, केवल पॉइंट्स दिमाग में रिमाइंड करना है आपको। फिर जो कंजम्पशन होता है, पॉजिटिव कंजम्पशन, इवन द जीरो जीरो लेवल का अगर आपका इनकम है तब भी आप खर्चे कर रहे हो, और इसी खर्चे को हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, याद रखना है। फिर आपको कंजम्पशन कर्व जो है वो बताना है। कंजम्पशन कर्व क्या है, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिवली इनकम से डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो कंजम्पशन कर्व क्या होगा, अपवर्ड जाएगा। उसी चीज को आपको बता देना है कि पॉजिटिव रिलेशन विद द, एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का स्लॉप क्या है, फिर आपको ये देखो, जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे बहुत पूछे जाते हैं। ये आइडियाज आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, डोंट टेक इट लाइटली। आप इन चीजों को छोड़ देंगे तो आपके लिए इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो कर्व होता है वो कैसे होता है, वो होता है हमारा पैरेलल टू, हमारा जो इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो ये स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक है ना। और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कैसे होगा बेटा, एग्रीगेट डिमांड का स्टार्टिंग पॉइंट वहां से होगा जहां कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को हम ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं कि अगर 20 का इन्वेस्टमेंट है, 40 का कंजम्पशन है, तो इन दोनों को ऐड करके 60 आएगा। तो 60 से हमारा एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को ऐड करके हमारा ये एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा जो थॉट, वो एग्रीगेट डिमांड के लिए था, ठीक है। तो हमने डिसाइड तो कर लिया कि एग्रीगेट डिमांड कैसे ड्रॉ होगी, ओके, डन। अब आते हैं इकोनॉमी के दूसरे एस्पेक्ट्स पे। अच्छा, एक क्वेश्चन अब लास्ट में आपसे, एग्रीगेट डिमांड, कि ये जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो एक्चुअल डिमांड होती है कि एंटिसिपेटेड होती है कि एक्सपेक्टेड। तो अगर आप कहेंगे एक्चुअल तो गलत हो जाएगा। सारी सोसाइटी कितना डिमांड करना चाहती है, विलिंग टू डिमांड बाय द ऑल द सेक्टर्स, तो ये विलिंगनेस को बताता है, ना कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड को बताता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहीं पे सिमिलरली हमारे स्टार्ट होता है कि एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई भी जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं हमारे इकोनॉमी में, वो कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसको डिफाइन करता है, न कि कितना प्रोडक्शन कर चुके हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई इज नॉट एन एक्चुअल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, बट द विलिंगनेस ऑफ द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस, ठीक है, याद रखिएगा, विलिंगनेस, कितनी विलिंगनेस है, कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं। अब जैसे एग्रीगेट सप्लाई, आखिर अब हम एग्रीगेट सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा एग्रीगेट सप्लाई, बनाने वाले, प्रोडक्शन करने वाले कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना प्रोडक्शन करना है। तो प्रोडक्शन करने के लिए एक यहाँ पे आइडिया हमको यहाँ देता है, कहता है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब सोचो कि ये एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम के इक्वल क्यों कर दिया। अच्छा, अभी तुम एक प्रोडक्शन करने वाले हो, ठीक है, तुम प्रोडक्शन करना चाहते हो, थम्स अप को हिमालयन पीक्स पे जाके सेल कर रहे हो,
तो उतनी ठंडी में, उतने ठंड में क्या कोल्ड ड्रिंक सेल होगा? नहीं, डिमांड नहीं होगी तो नहीं सेल करोगे। तो सप्लाई, प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? डिमांड पे डिपेंड करता है कि कितना डिमांड है। अगर एक मार्केट में किसी चीज का डिमांड है ही नहीं, एक छोटे से विलेज में तुम लैम्बोर्गिनी जाके सेल करोगे, तो जब डिमांड है ही नहीं तो वहां पे सेल होगा? नहीं होगा। तो हम वही चीज प्रोड्यूस करते हैं जिसकी डिमांड है। तो डिमांड, अच्छा अब ये बताओ डिमांड किस पे डिपेंड करती है? डिमांड डिपेंड करती है कि पॉकेट में पैसे कितने हैं आपके, यानी कि आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आप कितना डिमांड करेंगे। तो वो जो इनकम है वही हमारी क्या हो गई? नेशनल इनकम। यानी हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितना होगा ये डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी की इनकम कितनी है, इकोनॉमी साइज कितनी है, लोगों के पास पैसे कितने हैं। ठीक है ना? सो दैट इट हैज बीन टोल्ड दैट एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम, इनकम के बराबर रहेगी। ठीक है, इसी को अगर हम और थोड़ा सा लेके चले तो जो इनकम है, इनकम कैसे पता चलती है? तुम सोच के देखो, हमने एक्सपेंडिचर करने के बाद कितने पैसे बचा लिए, अगर हम ऐड कर देंगे तो इनकम पता चल जाएगी। फिर से समझिएगा, हमने जितना भी खर्च किया और जितनी सेविंग की, दोनों ऐड कर दें। 40,000 तुमने एक्सपेंडिचर तुम्हारे हैं और 20,000 की तुमने सेविंग की, तो टोटल इनकम कितना हुआ? तो इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब कंजम्पशन और हमारी सेविंग्स हम अगर ऐड कर दें तो हमको हमारी इनकम पता चलती है। तो इस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई अगर तुम्हें कैलकुलेट करनी है, तुमको कंजम्पशन प्लस सेविंग चाहिए, तुमको कंजम्पशन प्लस सेविंग चाहिए। तो इसी का एक टेबल है, कि अगर हमारी इनकम, पीछे वाले पे लेके चलते हैं, अगर हमारी सेविंग यहाँ पे निकालनी है हमको, तो हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी? सेविंग कैसे कैलकुलेट करोगे? जब हमारी इनकम में से कंजम्पशन अगर माइनस कर दोगे तो यहाँ बताओ हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी? 0 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? -40। और यहाँ पे -20, यहाँ पे 0 सेविंग, यहाँ पे +20 और फिर यहाँ पे +40। तो शुरुआत में जब हमारी इनकम है ही नहीं, हमको खर्च करना पड़ रहा है, तो ये माइनस में क्या बता रहा है? ये माइनस हमारा बता रहा है डिस सेविंग। डिस सेविंग मतलब उधार लेके काम चल रहा है ना? पैसा है नहीं मगर सरवाइव तो करना है। तो जो बिना इनकम के 40 रुपए खर्च कर दिए, वो तुम्हारा क्या हो गया? 40 रुपीज जो तुमने खर्च कर दिए वो -40 में चला गया, डिस सेविंग हो गया तुम्हारा। सिमिलरली जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, खर्चे इंक्रीज होंगे, मगर उसमें से तुम कुछ पोर्शन सेविंग स्टार्ट कर दोगे, और एक लेवल पे पहले इनकम और कंजम्पशन इक्वल होंगे, फिर उसके बाद तुम्हारी सेविंग भी इंक्रीज करने लग जाएगी। ठीक है, अब तुमको निकालना है एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा? प्लीज ध्यान दीजिएगा, एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा जब तुम ये कंजम्पशन प्लस सेविंग दोनों को करोगे? कंजम्पशन प्लस सेविंग, +40 -40 0, 100, 200, 300 एंड 400। तो जब तुमने कंजम्पशन और सेविंग को मिलाया तो तुमको सिमिलर वैल्यू पता चली, इनकम वाली ही जितनी वैल्यूज है वो क्या हो गई? रिपीट हो गई आपके पास एज अ एग्रीगेट सप्लाई। तो ये प्रूफ है कि जो तुम्हारी इनकम होती है वही तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। अच्छा, इसके नीचे जगह नहीं है। अब इसका डायग्राम पे ध्यान देना बेटा। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई, ये हो गई हमारी वाई यानी कि इनकम, और ये हमारा 0।
अभी मैंने टेबल बनवाया था, टेबल पे क्या था कि इनकम जो तुम्हारी अगर 100 है, इनकम अगर तुम्हारी 100 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी है 100। अगर तुम्हारा 200 इनकम हो गया तो तुम्हारी सप्लाई भी 200। तुम्हारा अगर 300 इनकम इकोनॉमी में हो रही है तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी 300। अब जब तुम इसे ड्रॉ करोगे ना मैच करते हुए, तो जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। तो एग्रीगेट सप्लाई जो हमारी होती है, एग्रीगेट सप्लाई याद रखिएगा, ऑलवेज क्रिएट अ 45 डिग्री। और क्वेश्चन ये पूछता है व्हाई द एग्रीगेट सप्लाई क्रिएट्स अ 45 डिग्री एंगल, तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द सिमिलर प्रोपोर्शन चेंज। जो प्रोपोर्शनल चेंज है, जो रेशियो ऑफ चेंज है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट और हमारी इनकम का, वो क्या है? इक्वल है। जब भी प्रोपोर्शनल चेंजेस हमारे बिल्कुल इक्वल रहेंगे और तुम ड्रॉ करोगे ना, तो जो कर्व ड्रॉ होगा वो हमेशा 45 डिग्री ही एंगल क्रिएट करेगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर याद रखिएगा, वाई एग्रीगेट सप्लाई क्रिएट्स 45 डिग्री, क्योंकि प्रोपोर्शनल चेंजेस जो हैं 100 वो बढ़ रहा है तो 100 इनकम भी, इनकम 200 तो एग्रीगेट सप्लाई भी 200। तो प्रोपोर्शनेट चेंजेस जो हैं वो इक्वल है। तो जब इक्वल है तो जो लाइन कर्व ड्रॉ होगी वो 45 डिग्री पे ही होगी। कॉपी और पेन उठा के बना के सिमिलर देख लेना, 45 डिग्री ही होगी। ठीक है ना? अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। हमने जो ये देखो सिग्निफाइज द 45, ये जो कर्व हमारा बन रहा है, ये क्वेश्चन पूछता है आपका। ठीक है, हमें एग्रीगेट सप्लाई में बस इतना ही डिफाइन करना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, जितना बता दिया उतना ध्यान में रखो। उसका डायग्राम कैसे बना, ठीक है। इसमें और क्या है, लेट मी चेक। फिर आता है बेटा कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन, अब ये कंजम्पशन फंक्शन क्या है? कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन मतलब हम कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, हम अपने कंजम्पशन पे कितने एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा है, कंजम्पशन फंक्शन। तो ये बताओ हमारा जो कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारा कंजम्पशन डिपेंड करता है कि हमारी इनकम, हम कंजम्पशन पे कितना खर्च करेंगे, इट डिपेंड अपॉन आवर इनकम, हमारी इनकम पे। ठीक है, तो कंजम्पशन हैज अ फंक्शनल रिलेशन विद द इनकम। तो कंजम्पशन फंक्शन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? कंजम्पशन हैज अ फंक्शनल रिलेशन विद द इनकम। जैसे जैसे इनकम में चेंजेस आएंगे, प्लस और माइनस होगा, वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन प्लस और माइनस इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो हमारा कंजम्पशन डिपेंड करता है हमारी इनकम के चेंजेस पे। ठीक है, तो ये जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है हमारा, ये जो कंजम्पशन फंक्शन है, इसे याद रखिएगा कि ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ये हमारे बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है ना बेटा, कि कंजम्पशन हम कितना खर्च करेंगे हमारी इनकम पे, तो ये हमारी साइकोलॉजी है। अगर हम बहुत ज़्यादा सोसाइटी से अफेक्टेड हैं तो हम खर्चे ज़्यादा करने लगते हैं। हम अपने फ्यूचर सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं तो हम थोड़े पैसे बचाने लगते हैं, खर्चे कम करते हैं। तो एक तरीके से ये साइकोलॉजिकल होता है। तो याद रखिएगा जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, इसका मैंने कर्व आपको बना के दिखाया था कि कंजम्पशन का कर्व क्या होता है। जीरो से नहीं स्टार्ट होता, अब इस कंजम्पशन फंक्शन को अगर हमको शो करना है तो ये कैसे होगा? हमें कंजम्पशन फंक्शन को तो दिखाना है। तो कंजम्पशन फंक्शन किस पे डिपेंड करना है? हमारी इनकम पे। हमारा कंजम्पशन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जीरो, एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज आवर इनकम वाई।
अब ये तो कंजम्पशन फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जब हम कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करता है, तो हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक कंजम्पशन की लाइन चाहिए और एक किसकी चाहिए लाइन चाहिए? इनकम की। इनकम मैंने अभी आपको बताया कि इनकम जो होगा वो एग्ज़ैक्ट 45 डिग्री का क्या करेगा? एंगल क्रिएट करेगा। इनकम हमेशा जब भी बनेगा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व मान लो चाहे इनकम का कर्व मान लो, ये हमेशा क्या होगा? एक 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। एग्रीगेट सप्लाई ही इनकम है, इक्वल होता है, तो दोनों का कर्व भी सिमिलर बनेगा। फिर जैसे ही तुम कंजम्पशन पे लाओगे, कंजम्पशन जीरो से स्टार्ट होगा? नहीं, इनकम जीरो होने पे भी हमारा कुछ खर्चा होता है, तो हम इसे मान लेते हैं कि ये 40 से स्टार्ट हो रहा है। अब हम कंजम्पशन को अगर ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से ड्रॉ हुआ और इनकम की लाइन को एक ई पॉइंट पे इसने कट किया। इस ई पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, ये तुम्हारा हो गया कंजम्पशन, ये तुम्हारा हो गया इनकम। आई बेग पार्टन, इनकम। इनकम, तो अगर इनकम और कंजम्पशन किसी पॉइंट पे अपने आप को अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो कंजम्पशन का खर्च है वो इक्वल है हमारे इनकम के, यानी हम इसे ये भी कह सकते हैं नो सेविंग पॉइंट। ये हमारे क्या बता रहा है? नो सेविंग। ई पॉइंट पे खर्चा और इनकम दोनों क्या हो रहे हैं? हमारे इक्वल हो गए हैं। तो इस पॉइंट पे ना हमारा इनकम हो रहा है, ना कोई हमारी सेविंग हो रही है, एक्सपेंसेस और इनकम इक्वल है। मगर इसके दो सेक्टर्स और हम डिफाइन करेंगे। दो सेक्टर क्या हो जाएंगे कि इस पॉइंट के जो नीचे वाला सेक्शन है ये क्या बता रहा है? यहां पे जब तुम देखोगे तो तुम्हारा ये जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो ज्यादा है और ये जो तुम्हारी इनकम है ये कम है। तो इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, तो ये हमारा जो पोर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिस सेविंग। ये हमारा जो सेक्शन हो गया क्या हो गया? डिस सेविंग का। मगर जैसे ही ऊपर जाओगे यहां पे हमारा जो कंजम्पशन खर्च है वो नीचे है और जो इनकम है वो ऊपर है। इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, तो ये हमारा क्या शो करेगा बेटा? ये हमारा सेविंग्स को शो करेगा। ये हमारी क्या हो जाएंगी? सेविंग्स शो करेगी। तो जब भी तुमसे 4 नंबर या मोर देन 2 मार्क्स में जब तुम्हारा कंजम्पशन फंक्शन आएगा तो यू हैव टू डिफाइन कि कंजम्पशन फंक्शन में हमें कंजम्पशन चाहिए और हमको इनकम चाहिए। तो इनकम का कर्व ड्रॉ करोगे और कंजम्पशन का कर्व ड्रॉ करोगे और फिर उसके रिलेशन जो है उसको एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है ना? गुड। अगर तुम लोग को ये सब नोट्स चाहिए होंगे तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नोट्स जो होंगे वो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमको ध्यान रखना है, इस पे हमारे स्टेटमेंट और एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या होता है बेटा? इन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व कभी जीरो पे नहीं होता, जीरो से ऊपर होता है। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कैसे होता है? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है हमारे खर्चे भी इंक्रीज होते हैं, तो जो कर्व होगा कंजम्पशन का वो अपवर्ड जाएगा। तो कंजम्पशन कब अपवर्ड जाता है? डायरेक्ट रिलेशन विद द इनकम। ठीक है ना? इनकम लेस देन द कंजम्पशन, अगर हमारी इनकम कम है तो हमारा क्या हो जाएगा? डिस सेविंग होगा, जो कि मैंने आपको अभी डायग्राम बना के दिखाया। ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे कंजम्पशन और इनकम हमारे इक्वल हो जाते हैं, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि नो सेविंग जोन इसे कहते हैं। और अगर इनकम मोर देन है तो हमारा क्या हो जाता है बेटा? तब हमारी सेविंग होती है। तो ये पॉइंट्स तो अपने आप याद हो जाएंगे जब आपने कर्व को ड्रॉ किया, समझ के। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हाँ, ये अब सारे न्यूमेरिकल की चीजें अब यहीं से शुरू होने वाली हैं। पहले ध्यान देना बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम?
ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इट शोज योर बिहेवियर, हाउ मच यू वांट टू एक्सपेंड। इट शोज द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है कि वो अपनी इनकम का कितना पोर्शन खर्च करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है कंजम्पशन पे। तो ये किसको शो करता है? आपके बिहेवियर को। अब याद रखना, ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है बेटा, वो आपके बिहेवियर, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसका मतलब आप अपने टोटल इनकम का कितना पोर्शन खर्च कर रहे हो। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, ये हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगा। हमारे खर्चे करने का भी बिहेवियर दो तरीके का होता है बेटा, याद रखिएगा एकदम। अब तुम कहोगे खर्चे करने का बिहेवियर दो कैसा? बिल्कुल, एक तो आप अपने टोटल इनकम का कितना पोर्शन खर्च कर दे रहे हो, तो ये जो आपका बिहेवियर होता है, टोटल इनकम के कितने को आप खर्च कर दे रहे हो, तो वो हो जाएगा आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगा। टोटल इनकम का कितना पोर्शन खर्च कर रहे हो। तो फॉर्मूला हमारा क्या निकला? हमारा फॉर्मूला निकला C डिवाइडेड बाई Y, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन डिवाइडेड बाई टोटल इनकम, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई टोटल इनकम, ठीक है ना। अब दूसरा बिहेवियर जो है वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी इनकम 50,000 थी और हमारा जो खर्चा था, एक्सपेंडिचर था, वो 30,000 था, हमारी इनकम इंक्रीज होके 70,000 हो गई और हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होके 45,000 हो गया। तो हमारी इनकम चेंज हुई। चेंज इन इनकम उसे डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी इनकम जो चेंज हो रही है उसे हम डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारी इनकम कितनी चेंज हुई? तो 20,000 से हमारी इनकम चेंज हो गई, इंक्रीज हुई। और हमारा एक्सपेंडिचर क्या हुआ? हमारा जो खर्चा इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारा कंजम्पशन, तो हमारे कंजम्पशन में जो चेंज आता है उसे डेल्टा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा खर्चा कितने से इंक्रीज हो रहा है? हमारा खर्चा जो है वो 15,000 से चेंज हो रहा है। तो दूसरा बिहेवियर को कोरिलेट कीजिएगा कि हमारे इंक्रीज हुए इनकम का कितना पोर्शन हम खर्च कर दे रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी हमारी इनकम इंक्रीज होने की वजह से हमारा खर्चा कितना इंक्रीज हो रहा है ना? गॉट द पॉइंट? कि हमारा इनकम इंक्रीज होने की वजह से हमारे खर्चे कितने इंक्रीज हो रहे हैं। हम यहाँ चेंज की बात कर रहे हैं कि चेंज इन इनकम में आने की वजह से चेंज इन एक्सपेंडिचर कंजम्पशन पे कितना हो रहा है, यही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो दोनों को कोरिलेट कीजिएगा बेटा कि हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारा टोटल इनकम का कितना हिस्सा हम खर्च कर रहे हैं, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कि हमारे चेंज हुए इनकम का कितना पोर्शन हमारे खर्चे में कितना चेंज लेके आ रहा है। ठीक है ना? ये दो पॉइंट हमारे हो जाते हैं। ठीक, अब देखो इस पे कुछ पॉइंट्स हैं, और ये अगर तुमने समझा नहीं ना, तो ये तुम कितना भी रट लो, एजम्पशन असर्शन जो होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, इसमें जरूर आते हैं। ठीक है, अब इसे प्लीज लॉजिकली समझना। अभी हमने लिखा ये जाना कि हमारा जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, देखो ये पॉइंट्स हैं, इन्हीं को हमें समझना है।
देखो पहला पॉइंट कह रहा है कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कह रहा है कि अगर ग्रेटर देन वन क्या ये पॉसिबल है, ये पूछेगा सही है कि गलत है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर देन वन। अच्छा, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है? तुम्हारा टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय तुम्हारा टोटल इनकम, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। ये बताओ किसी फ्रैक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन वन कब आती है? किसी फ्रैक्शन, अगर ये दो फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है हमारा, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन कब आएगी? जब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा हो। मतलब अगर ऊपर 3 है, अब 3 से बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 3 से छोटी वैल्यू नीचे होनी चाहिए, समझ लो 2 हो गया। तो अब हम इसे कट करेंगे तो वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी? ज्यादा आएगी, 1.5 आया। तो क्या पाया कि क्या ये चीज पॉसिबल है कि हमारा कंजम्पशन क्या हो? ज्यादा हो और हमारी इनकम कम हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने आपको बताया था ना कि जब हमारी इनकम जीरो होती है तब भी हम अपनी नेसेसिटी पे पैसे खर्च करते हैं, तो इनकम कम होती है उस समय और हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है, ऐसा होता है ना। यहाँ पे भी देखो बताया है कि जब हम वो लाइन ड्रॉ करते थे ना बेटा, लाइन ड्रॉ करते थे, ये इनकम का हो गया, ये कंजम्पशन का हो गया। तो इस पॉइंट से नीचे ये जो सिचुएशन है वो एग्रीगेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर देन वन की कंडीशन होती है, जहां हमारा खर्चा जो कंजम्पशन है वो ज्यादा होता है और हमारी जो इनकम होती है उसके कंपैरिजन में कम होती है। तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया हमारा। ठीक है। दूसरा, एवरेज प्रोपेंसिटी इक्वल टू वन। अब ये बताओ इक्वल टू वन हो सकता है क्या? सोच के बताओ इक्वल टू वन होगा क्या? इक्वल टू वन कब आंसर आता है? जब न्यूमरेटर भी सेम हो और डिनोमिनेटर भी सेम हो। तो क्या कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे के इक्वल हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। जो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा आता है, ये हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, कंजम्पशन इक्वल टू आवर इनकम होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी हमारी क्या है? सही है। ठीक है। फिर दूसरा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू इज लेस देन वन। अब बताओ लेस देन वन कब होगा? कोई फ्रैक्शन लेस देन वन कब आता है? सोच के बताओ। कोई फ्रैक्शन लेस देन वन तब आता है जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो और जो न्यूमरेटर हो वो उससे छोटा हो। तब हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो लेस देन यानी पॉइंट में आएगी। लेस देन वन का मतलब क्या हो जाएगा? पॉइंट में आएगा। पॉइंट में कब आ रहा है? जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी इनकम ज्यादा हो और खर्चे उससे कम हो। तो सिचुएशन तो होती है, बिल्कुल होती है कि जब हमारे इनकम क्या होता है? ज्यादा होता है और खर्चे उससे कम होते हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? राइट है। ठीक। एपीसी कैन नेवर बी जीरो। कह रहा है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू जीरो। कोई वैल्यू जीरो कब आएगी? सोच के बताओ। जीरो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारा कंजम्पशन कभी, एपीसी कैन बी जीरो ओनली व्हेन द कंजम्पशन इज जीरो। हमारा कंजम्पशन अगर जीरो हो जाए, एक जीरो की वैल्यू कब आती है? जब आप न्यूमरेटर पे अगर जीरो रखो, किसी चीज से भी डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये बताओ क्या तुम्हारा कंजम्पशन जीरो हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। जीरो इनकम पे भी कंजम्पशन तुम्हारा जीरो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये एक स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन में तुमको देता है तो ये क्या हो जाएगा? गलत। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू जीरो कहने का मतलब हमारा, अगर कंजम्पशन जीरो होगा तभी आंसर जीरो आएगा। तो कंजम्पशन कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता। यानी यू हैव डिसाइडेड टू गो, है आपने डिसाइड कर लिया कि निपटने वाला काम होने वाला है। ठीक है। तो ये नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है बेटा? गलत हो जाता है। ठीक है। जैसे जैसे हमारी एवरेज प्रोपोर्शनल टू जो कंज्यूम है वो फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, एवरेज प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम जो होता है वो हमारा कम होने लग जाता है। अच्छा, ये तो हो गया एवरेज प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम। फिर आपका आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो मैंने आपको बता ही दिया। अभी मैंने तो आपको बताया ही था कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखो इसके तीन वैल्यूज को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जो वैल्यू हमारी आती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 1, ये कब होगा? जब चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ये वैल्यू कब आएगी? जब तुम्हारा डिनोमिनेटर भी और न्यूमरेटर दोनों इक्वल हो। तो अगर हमारा इनकम जितना इंक्रीज हो रहा है वो पूरा इनकम हमने खर्च कर दिया, तो क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 0। अब ये सोचो कि ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं है, सोच के देखना। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 कब आएगा? जब चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब 0 कब होगा? जब हमारा न्यूमरेटर जो है वो 0 हो जाए और फिर डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू कंज्यूम कर लो, मान लो 2, वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी? 0 आएगी। तो क्या चेंज इन कंजम्पशन 0 हो सकता है? चेंज इन कंजम्पशन क्या 0 हो सकता है? सोचो दिमाग में कि हमारी इनकम बढ़ रही है, हम अगर ये चेंज इन कंजम्पशन 0 का मतलब क्या? कि हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है मगर हम अपने खर्चे नहीं इंक्रीज कर रहे हैं। चेंज इन कंजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है होने वाले चेंज को, इनकम में चेंज, हमारे खर्चे में कितना चेंज लेके आ रहा है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर में। तो डेल्टा सी 0। तो अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है मगर हम अपने खर्चे इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके इनकम इंक्रीज होने पे आप पुराने पहले जितना खर्च करते थे उतना ही खर्च करें, आप अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन द 0 एंड 1 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये भी याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द पुअर इज मोर देन द रिच। इस लाइन का मतलब समझे। marginal propensity to consumption of poor is more than the marginal propensity to consume the rich. marginal propensity to consume मतलब चेंज। आप अपनी इनकम, कह रहा है गरीबों का जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो ज्यादा होता है। कहने का मतलब जो गरीब होते हैं उनकी इनकम अगर इंक्रीज होती है तो वो अपने इंक्रीज इनकम का बहुत ज्यादा पोर्शन क्या करते हैं? खर्चा शुरू कर देते हैं। कि इनकम अगर 50,000 से इंक्रीज हुई है तो वो 40-45,000, यानी 40,000 से अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो 30-35,000 अपनी बढ़ी हुई इनकम का ज्यादा पोर्शन खर्च बढ़ाने लग जाते हैं। मोबाइल ईएमआई पे ले लिया, बाइक ईएमआई पे ले लिया, कार ईएमआई पे ले लिया, सोसाइटी को लेके परेशान हुए चले जा रहे हैं, है ना। इनकम बढ़ने का कोई फायदा मिल नहीं रहा है। और गरीब और अमीरों का क्या होता है कि उनकी इंक्रीज हुई इनकम का वो बहुत कम पोर्शन ही क्या करते हैं? खर्च कर पाते हैं। सही है, बिल्कुल। क्योंकि वो पहले ही, एक जो अमीर होता है, जो रिच पर्सन है, वो पहले ही अपनी मैक्सिमम लग्जरियस लाइफ जी रहा होता है, वो मैक्सिमम खर्चे वैसे ही कर रहा होता है। अगर उसकी इनकम इंक्रीज भी हो रही है तो उसको बहुत ज्यादा अपने खर्चे इंक्रीज नहीं कर रहे। तो एक रिच पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो उसके बहुत खर्चे इंक्रीज नहीं होते, पहले से ही खर्च कर रहा होता है। मगर एक गरीब की जब इनकम इंक्रीज होती है, पुअर पर्सन की, तो वो अपने खर्चों को ज्यादा बढ़ा देता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? सही है। ये हमको एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आता है, याद रखिएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है हम थोड़ा अपनी सेविंग्स, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, उसको धीरे धीरे थोड़ा कंट्रोल करने लगते हैं कि हम थोड़ा, हमको सेविंग्स भी करनी है। तो ये था हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्लीज कॉन्सेप्चुअली दिमाग में रखिए कि हो क्या रहा है। मार्जिनल वाले कॉन्सेप्ट में हम चेंज की बात कर रहे हैं और एवरेज वाले में टोटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहीं से आपका स्टार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो इसी के बेस पे आएंगे।
और कंपैरेटिवली मैं आपको बताता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, तुरंत वो चीज क्या हो जाएगी, आपको रिकॉल हो जाएगी, माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन। और ये भी समझिए कि कोई अचानक से नींद से उठता है कोई मैथमेटिशियन या इकोनॉमिस्ट और अचानक से उसके दिमाग में कोई फॉर्मूला आ जाता है, तो इट नॉट हैपेंस एक्चुअली। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ही फॉर्मूले को क्या करता है, लेके आता है। ठीक, जैसे इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन को हम सी से ड्रॉ करते हैं। अब हमारा कंज्यूम करने का बिहेवियर क्या होता है? पहला होता है नेसेसिटी पे खर्च करना, पहला जो होता है खर्चा वो नेसेसिटी पे होता है। इनकम हो या ना हो, हम नेसेसिटी पे खर्च करेंगे, तो वो हमारा कंजम्पशन क्या हो गया, वो हो गया हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो हमें कंजम्पशन फंक्शन को अगर बताना है तो सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसे हम सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? कंजम्पशन कितना खर्च कर रहे हैं, तो उस पूरे खर्च का पहला होता है नेसेसिटी पे, तो ये प्लस, फिर जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है, पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है, हमारे खर्चे भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो इंक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन को कौन बताता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम यहां बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकम वाई, बी क्या हो गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया हमारा। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहना चाहिए कि वो पोर्शन जो हम अपने नेसेसिटी पे खर्च कर रहे हैं, सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन, प्लस बी वाई, वाई हमारा इनकम मल्टीप्लाई है यहाँ पे बीच में। तो हम अपनी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती है, खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से उसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसी का अपोजिट लेके चलना है। ठीक, याद रखना, सेविंग, सेविंग फंक्शन, जो सेविंग का इक्वेशन होता है वो क्या हो जाएगा, सोचना जरा। सेविंग का इक्वेशन क्या होगा? जो हमारी कंजम्पशन होती है, जो हम नेसेसिटी पे खर्च कर रहे हैं, वही हमारा माइनस में चला जाता है। सेविंग, वो डिस सेविंग वाला पोर्शन याद है? कंजम्पशन पे 40 खर्च किया, दिखाते हैं। ये देखो सेविंग पे, कि अगर हमने कंजम्पशन पे 40 खर्च किया है, 40 खर्च किया है, तो हमारी सेविंग माइनस में चली जाती है, डिस सेविंग हो जाती है। तो यही जो कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, वो माइनस में हो जाता है हमारा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? तो हमारा फॉर्मूला सेविंग के लिए हो जाएगा माइनस, माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी, यानी हमारे खर्चे के बाद कितना पैसा बच रहा है, 1 माइनस बी, यानी आपने एक्सपेंसेस को अपनी टोटल इनकम 1 में से माइनस कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई वाई। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, अभी सेविंग वाला भी बता देता हूं मैं। तो इस तरीके से सेविंग की इक्वेशन हमारी ड्रॉ हो रही है, और इस तरीके से हमारी कंजम्पशन की जो इक्वेशन है वो ड्रॉ हो रहा है। ठीक है ना? इसे बेहतर तरीके से समझिएगा, कंपेयर करके रखिएगा। कंजम्पशन वो हमारी डिस सेविंग हो जाती, तो वो माइनस, फिर जहां बी है, हम कितना खर्च कर रहे हैं, तो कितनी सेविंग कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा, जब 1 में से बी माइनस कर दोगे, है ना? तो 1 माइनस, आई बेग पार्डन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। 1 में से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माइनस कर दोगे, तो एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, आओ सेविंग फंक्शन देख लेते हैं, वो जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव चल रहा था और बीच में ही आ गया, वहां पे बता दिया मैंने। ठीक है, तो उसका लोड नहीं लेना है। अब बताओ सेविंग फंक्शन, अब ये सेविंग फंक्शन कैसे स्टार्ट होगा, बताओ। सेविंग हैज अ फंक्शनल रिलेशन विद द वाई, कि हमारी इनकम
जितना इंक्रीज होगी उसका इनकम का पोर्शन ही तो सेव करोगे ना, कि कौन सा पोर्शन सेव करोगे? इनकम का पोर्शन सेव किया जाता है। तो सेविंग फंक्शन हैज आल्सो सेविंग हैज अ फंक्शनल रिलेशन विद द वाई, इनकम से इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक, तो अगर हमको इसे ड्रॉ करना है, सेविंग फंक्शन पे लिए हमारे क्या हो जाएगा? आयोटा। तो यहां पे हमारा सेविंग फंक्शन का था, सेविंग फंक्शन, सेविंग डिपेंड अपॉन द इनकम। ठीक, तो इनकम में से जब तुम सारे एक्सपेंसेस को, अपने कंजम्पशन एक्सपेंस को माइनस कर दो, तब तो सेविंग पता चलेगी। कि तुम्हारी इनकम अगर 70,000 है और इसमें से तुम 40,000 का अपना एक्सपेंसेस कंजम्पशन अगर माइनस करोगे, तब तो तुमको सेविंग पता चलेगी कि सेविंग तुम्हारी 30,000 की हो रही है। तो सेविंग कैसे पता चल रही है? सेविंग पता चल रही है इनकम में से कंजम्पशन माइनस करने पे। ठीक है, तो हमें सेविंग पता करने के लिए इनकम और कंजम्पशन पता होना चाहिए। पहले भी प्रीवियसली अभी डिस्कस किया था कि इनकम जीरो है तब भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, वही हमारी डिस सेविंग हो जाती है सबसे पहले माइनस में। फिर एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस एंड वी स्टार्ट सेविंग आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हमारी सेविंग भी स्टार्ट हो जाती है। अब हमको इस सेविंग जो है इसको इस कर्व पे रिप्रेजेंट करना है कि आपकी सेविंग को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो तुम ये बताओ कि जो सेविंग है वो माइनस से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेविंग माइनस से स्टार्ट हो रहा है और इनकम के इक्वल जाके जीरो हो रहा है। ये हमारी इनकम की लाइन है। और जीरो माइनस कैसे रिप्रेजेंट होगा? ये जो ऊपर का पोर्शन है वो पॉजिटिव हो जाता है और नीचे का पोर्शन जो होता है वो निगेटिव होता है, जीरो से नीचे का। तो अगर तुमको सेविंग निगेटिव में शो करना है तो सबसे पहले तुम यहां से शुरू करोगे, नीचे से। ये कितना है? -40 है, तो यहां -40 ले लो। -40, और यहां से जब तुम इसे ड्रॉ करोगे और ऊपर की तरफ लेके जाओगे, तो ये जो पोर्शन यहां पे कट हो रहा है ये तुम्हारा क्या हो गया? ई पॉइंट ले लो। ई पॉइंट पे इसने कट किया, तो ये जो सेविंग की लाइन जा रही है, सेविंग ने इनकम को यहां कट किया है, तो ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, मीन सेविंग हमारी क्या हो गई? जीरो हो गई। यहां पे सेविंग हमारी जीरो हो गई। अब जैसे जैसे तुम्हारा ये कर्व जो कंजम्पशन वाला ये ऊपर इंक्रीज करता चला जाएगा, तुम्हारे पास क्या होता चला जाएगा? ये सेविंग्स अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सेविंग आपके पास क्या हो जाएगी? अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा सेविंग का कर्व ड्रॉ होता है। तो याद रखिएगा, सेविंग निगेटिव से स्टार्ट हो रही तो निगेटिव से लेके आओ। जहां इसने एक्स एक्सिस को कट किया वो इनकम का कर्व है, इनकम की लाइन है, वहां पे हमारा नो सेविंग, सेविंग जीरो हो रहा है। ये रहा सेविंग जीरो वाला पोर्शन। फिर हमारी सेविंग इंक्रीज हो जाती है, फिर यहां से जितना ये ऊपर चलता चला जाएगा ये हमारी पॉजिटिव सेविंग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ मेजर इश्यूज। जब हम सेविंग की कर्व का अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं तो फिर हमारे पास चलता है फिर से वो प्रोपेंसिटी टू सेव। मीनिंग याद रखिएगा, प्रोपेंसिटी टू सेव, इट शोज द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, हाउ मच दे वांट टू सेव द सेव ऑफ देयर टोटल इनकम, कि अपने टोटल इनकम का कितना पोर्शन वो सेव करना चाहते हैं। इस बिहेवियर को, कंज्यूमर के इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? प्रोपेंसिटी टू सेव। इट इज अ बिहेवियर। ओके, प्रोपेंसिटी टू सेव आगे लेके चलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रोपेंसिटी टू सेव है, प्रोपेंसिटी टू सेव
प्रोपेंसिटी टू सेव को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है बेटा, टोटल, कि हम अपनी टोटल इनकम का कितना पोर्शन सेव कर ले रहे हैं। याद रखिएगा, हम अपनी टोटल इनकम का कितना पोर्शन सेव कर ले रहे हैं, इससे रिप्रेजेंट करने वाले को हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। टोटल इनकम का टोटल कितना हम सेविंग कर ले रहे हैं, ठीक। मार्जिनल, मार्जिनल हमेशा चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी चेंज हुई इनकम का कितना पोर्शन हमने सेव कर लिया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारी चेंज हुई इनकम यानी डेल्टा वाई, चेंज हुई इनकम यानी इनकम हमारी अगर 30,000 इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इनकम का कितना पैसा बचा लेंगे, तो ये डेल्टा एस हो जाएगा, डेल्टा एस चेंज इन सेविंग। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव चेंज को बताएगा कि इनकम जितनी इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इनकम का कितना बचा दिया। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव टोटल इनकम का हमने कितना पोर्शन सेविंग कर ली है, वो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाता है, ठीक है ना। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव से लेके। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी अ 1 और मोर देन 1। अगर ये बोल रहा है एवरेज प्रोपेंसिटी वो 1 नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो कहने का मतलब क्या। अच्छा ये बताओ, ये वैल्यू 1 कब आएगी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 1 कब आएगा, सोच के बताओ तुम। दिमाग में जब तक एक्टिविटीज नहीं होगी ना तब तक उन सब चीजों का कोई बहुत मतलब नहीं निकलेगा, ठीक। सोच के बताओ कि वैल्यू कब 1 आएगी। कोई भी वैल्यू 1 तब आती है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या ये पॉसिबल है जितना तुम अर्निंग कर रहे हो वो पूरी की पूरी सेव कर लो, यानी 10,000 कमा रहे हो 10,000 सेव कर लो, 1 लाख कमा रहे हो 1 लाख सेव कर लो, तो तुम बचोगे, तुम नहीं बचोगे भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है कि सेविंग तुम पूरी की पूरी कर लो। सो दैट इट इज टेलिंग दैट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नॉट बी 1, और वो 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती है। ये ग्रेटर देन 1 का केस भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 की वैल्यू कब आएगी, ग्रेटर देन वैल्यू तब आएगी कम जब तुम्हारा न्यूमरेटर क्या हो जाए, छोटा हो, तुम्हारा डिनोमिनेटर उससे ज्यादा बड़ा हो जाए। अब 2 रुपया कमा रहे हो 4 रुपए तुम सेव कर लोगे, कहां से सेव कर लोगे भाई तुम, हा? कि 2 रुपया कमा के 4 रुपया सेव कर रहे हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ग्रेटर देन 1 की वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। तो ये क्लियर, ये बात याद रखिएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ना 1 हो सकता है और ना ग्रेटर देन 1 हो सकता है। उसके बाद की जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद कोई भी कंडीशन बोलेगा, बस याद रखना ये एक चीज, एपीसी इक्वल टू 0 और एपीसी सॉरी एपीसी नॉट सी, एपीएस इक्वल टू 1 और एपीएस ग्रेटर देन 1, ये दो कंडीशन पॉसिबल नहीं। बाकी कुछ भी कंडीशन पूछे वो सब यस 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 याद रखना है, ठीक है ना। याद रखिएगा 10 कंडीशन याद करने से अच्छा एक कंडीशन जो कि नो की है, बाकी सब यस होने वाले हैं, तो बस वही नो वाली कंडीशन याद करके रखो अपना, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा इक्वेशन। ये मैंने इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन आपको अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सेविंग फंक्शन का इक्वेशन क्या है। इसका फंक्शन इक्वेशन मैंने आपको बताया था सी बार माइनस सी बार, अगर हमको एस कैलकुलेट करना है सेविंग इक्वेशन, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस हम कितना सेविंग कर रहे हैं, तो खर्च 1 में से हमारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर माइनस कर दो, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई वाई, ठीक है। सेविंग फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी, जो कि हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है,
मल्टीप्लाइड बाई वाई यानी इनकम, या तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस सी बार प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, डायरेक्ट लिख दो और इनकम्स को उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेम चीज तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पे हम अपने कुछ फॉर्मूले ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, जैसे पहला हुआ तुम्हारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 1। सिमिलरली marginal propensity to consume plus marginal propensity to save इक्वल टू 1। ठीक, और दूसरे फॉर्मूले क्या थे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वाई, marginal propensity to consume equal to change in consumption divided by change in income, average propensity to save equal to saving divided by income, marginal propensity to save equal to change in saving divided by change in income। यहां से कंपेयर करोगे ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें तो समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है एवरेज प्रोपेंसिटी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से रिलेटेड सारे। याद रखिएगा, जब तक आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब आपका खर्चा इनकम इंक्रीज होने की वजह से कितना हो रहा है, ठीक है ना, आपको चीजें उतनी बेहतर तरीके से नहीं समझ में आएंगी। इसकी फीलिंग्स, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर आता है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। मैंने जो आपको बताया था इन्वेस्टमेंट फंक्शन का, कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आपका होता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती चली जाती है, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है, हमारा इन्वेस्टमेंट पे जो खर्च है वो भी, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है ना। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे जैसे हमारी इनकम वाई, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, यानी 100, तो ये भी कुछ पोर्शन ले लीजिए 40, हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है 200, इसे मान लीजिए 60। तो जैसे जैसे हमारा इनकम इन्वेस्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रहा है, हमारा खर्चा भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो कर्व ड्रॉ होगा इन्वेस्टमेंट का, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो याद हुआ, ऐसा इन्वेस्टमेंट हमारा, ऐसा इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर जो इनकम इंक्रीज होने पे भी इंक्रीज हो रहा है, इट इज आवर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको डिस्कस किया था कि वो इन्वेस्टमेंट जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी इनकम कुछ भी हो जाए, वो इनकम कितना भी चेंज हो जाए, मगर इन्वेस्टमेंट जो है वो रिमेन द सेम, इसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसे आई बार भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा बेटा। फिर हमारे थ्योरी में आता है बेटा एग्जेंट और एक्सपोस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट। देखो, एग्जेंट जो होता है, हमने कितना प्लान किया, हमारी प्लानिंग कितनी की है, हमने कितना प्लान किया है किसी पैसे को सेव करने का या बचाने का, कुछ भी, जो हमारी जो प्लानिंग है किसी काम को करने की, वो एग्जेंट जो होता है उससे रिप्रेजेंट होता है। एक्सपोस्ट जो होता है वो एक्चुअल को रिप्रेजेंट करता है।
याद रखिएगा, एग्जेंट हम क्या प्लान कर रहे हैं। तो अगर तुम सेविंग करने का प्लान कर रहे हो तो एग्जेंट सेविंग हो जाएगा, हम कितना सोच रहे हैं कि कितना पैसा बचा लेंगे बीइंग अ हाउस होल्ड। एक्सपोस्ट क्या हो जाएगा कि एक्चुअली जब एंड ऑफ ईयर आ रहा है, एंड ऑफ द मंथ आ रहा है, हमने एक्चुअल कितना पैसा बचाया, तो वो एग्जेंट क्या हो जाएगा, वो एक्सपोस्ट सेविंग हो जाएगी। एग्जेंट सेविंग कितना सोचा है हमने, प्लान कितना बनाया है कि कितना पैसा बचा लेंगे। एक्सपोस्ट सेविंग क्या हो जाएगा, हमने एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ हमने एक्चुअल कितना पैसा बचा लिया, वो हमारा एक्सपोस्ट सेविंग हो जाएगा। सिमिलरली एग्जेंट इन्वेस्टमेंट, एग्जेंट इन्वेस्टमेंट हमने कितना प्लान बनाया, कितना प्लान किया कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और एक्चुअल एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट हमने एक्चुअल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, इसको एक बार ये जो नोट्स में है उसको देखिएगा। हाँ, लास्ट के हमारे कुछ और थोड़े से टॉपिक बचे हुए हैं, फिर हमको न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर का लगाना है, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और अभी आपके रिसेंटली जो भी एग्जाम होंगे, इसके न्यूमेरिकल जो है वो तो फिक्स है कि आना ही आना है। ठीक है ना। तो अभी जो कंटेंट हमारा बचा हुआ है वो फुल एम्प्लॉयमेंट का है। एक्सपोस्ट और हमने एग्जेंट का डिस्कशन कर ही लिया। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या होती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन ये कि अ पर्सन इज विलिंग एंड गेटिंग द एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, कि वो जो अच्छा किसी को ये सोच के बताओ, किसी को हम अनएम्प्लॉयड कब कहेंगे कि एक बंदा बीटेक करके घर पे पड़ा हुआ है और वो 2 साल से घर पे है और वो काम करने का ऐसा कोई उसका मन नहीं है, क्या हम उसे अनएम्प्लॉयड कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। एक अनएम्प्लॉयड वही होगा जो काम करना चाहता है और काम नहीं मिल रहा है। अ पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग द जॉब एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। ठीक, तो हम ऐसे बंदे को क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयड कहते हैं, जो काम नहीं पा रहा है। और अगर एक बंदे को विलिंगनेस है, उसे जॉब मिल जा रही है, तो वो क्या है? एम्प्लॉयड है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जहां पे पीपल आर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हमारी जहां पे पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वर्क रेट एट द अनड्यू डिफिकल्टी, किसी भी रीजन का। मगर हमारी इकोनॉमी में कई बार ऐसा होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, और वो दो तरीके की होती है, एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा एकदम कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन क्या पूछाएगा, व्हाट आर द टू कंडीशन विच कुड बी अनएम्प्लॉयमेंट इवन इन द सिचुएशन ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक, फुल एम्प्लॉयमेंट में दो सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट की, एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है कि एक काम को छोड़ के जब कोई दूसरे काम को ज्वाइन करता है तो एक टेम्पररी टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए एक स्पेस क्या हो जाता है? वैकेंट हो जाता है। जैसे किसी को प्रमोशन मिला और वो दूसरी जगह चला गया, तब तक उसकी जो प्लेस है वो थोड़ी कुछ टाइम के लिए टेम्पररीली क्या रहेगी? वैकेंट रहेगी। तो वो जो सिचुएशन है वो क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है ये। मगर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अब इस पे थोड़ा फोकस देना। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि समझ लो सोसाइटी में अगर जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनकी वैकेंसी ज़्यादा है, मगर जो लोग हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो ज़्यादा हो जा रहे हैं। सिविल इंजीनियर की वैकेंसी 100 है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की वैकेंसी 50 है, मगर जो लोग हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वो कहीं ज़्यादा हैं इनके कंपैरिजन में। लोग अप्लाई करने वाले 200 हैं और सिविल इंजीनियर्स केवल 75 ही हैं। अब ये लोग यहाँ तो जा नहीं सकते, जो वैकेंट प्लेस हो रही है, जो 25 की वैकेंसी रिमेनिंग बच रही है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं जा सकते ना। ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर इसमें हमारा एक टॉपिक आता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आप एग्जिस्टिंग जो वेज रेट है, जो रेट चल रहा है, सैलरीज जो चल रही है, उस पर काम करने के लिए तैयार है, मगर आपको
काम नहीं मिल पा रहा है, इट इज नोन एज द इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। काम करना चाहते हैं, जो सैलरी मिल रही है उसी सैलरी पे काम करना चाहते हैं, मगर अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, इट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। उसी के कंट्ररी होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। आप काम करना चाहते हैं मगर जो सैलरी मिल रही है ना, उस सैलरी पे काम नहीं करना चाहते, आप उससे ज्यादा सैलरी पाना चाहते हैं, और फिर इस वजह से आपने जॉब क्या कर दिया, छोड़ दिया, और जॉब नहीं कर पा रहे हैं आप, क्योंकि वो जो सैलरी मिल रही है, जो वेज रेट चल रहा है, वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी किसी और सेक्टर की वैकेंसी ज्यादा है और आपके सेक्टर से रिलेटेड वैकेंसी कम है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी खत्म हो गई। अब हमको इससे रिलेटेड क्या करना है, न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से जो होते हैं हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं। अब स्टार्ट करना है कि लास्ट सेगमेंट जो हमारा जो न्यूमेरिकल का है उसको देखना है। ठीक है, मगर न्यूमेरिकल में भी एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। अब ये ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, जब आपको नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करनी है वाई, ठीक है, उसमें हमारा क्या था, सॉरी, एग्रीगेट डिमांड अगर आपको कैलकुलेट करना है, एग्रीगेट डिमांड अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, दो चीजें हैं, एक कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी कौन सा होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। और जब आप सी को और ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। अब दो ऑटोनोमस हो रहे हैं, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन हो रहा है और एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अगर हम ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ऐड करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट डिमांड का आपका एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर प्लस बी वाई। ये सी बार ये चला जाएगा, यहाँ पे इसमें आ जाएगा, ये ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में सी बार आ गया, और ये जो आई बार है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये भी इसमें आ गया। दोनों मिला के हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सॉरी ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। और बी, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई हमारी क्या हो जा रही है बेटा, इनकम। इनकम, इसे अलग से नोट कर लीजिएगा, जरूर से आपके नोटबुक में होना चाहिए ये इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, फिर हम जब अपने टॉपिक्स को लेके चलते हैं तो पहले बेसिक फंडामेंटल कुछ हमको पता होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन में अगर तुमको ये बोल रहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर 0.6 है, तो व्हाट वुड विल बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम फॉर्मूला बार बार याद रखें कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। इतना कैलकुलेट करने की हमको जरूरत नहीं है जब तक हमको उस पर मार्क्स ना मिले सेपरेटली। ये तो सीधे सीधे हमें कैलकुलेशन है ना कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी आपका खर्चा कितना हो रहा है, 0.6। 0.6 अगर आप खर्च कर रहे हैं, 0.6 का मतलब कितना हो गया, 60%। 0.6 का मतलब 60%। अगर आप अपनी इनकम का 60% खर्च कर दे रहे हो तो सेविंग कितनी होगी, ऑब्वियसली 40% होगी। 40% को आप कैसे शो कर सकते हो, 0.4। 40% को अगर किसी को चेंज करने में दिक्कत आ रही हो तो वो देख लो 40%
इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 100 लिखोगे, सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अगर कंजम्पशन 0.6 यानी 60% खर्च कर रहे हो तो ऑब्वियसली 40% तुम क्या करोगे, अपने पैसे को सेव कर रहे हो। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में तुमको ये देके रखा हुआ है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 20%, तो बताओ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होगा। तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी तुम अपने इनकम का कितना पोर्शन सेव कर रहे हो, 20% सेव कर रहे हो, 20% को 0.2 बोलते हैं। 20% सेव करो इसका मतलब क्या, तुम 80% अपना खर्चा क्या जो इनकम है उसको खर्च कर दे रहे हो, 80% खर्च कर रहे हो। 80% को हम क्या लिख सकते हैं, हम 80% को 0.8, तो 0.2 अगर तुम्हारा सेविंग हो रही तो 0.8 तुम्हारा क्या हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है। ये कॉमन सी जो थिंकिंग है ये हमारे पास, इसके लिए पेन लगा के सॉल्व करने की हमको जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे ही सॉल्व होना चाहिए हमारा। ठीक है, आई होप इतना चीज हमारा आप फॉलो करोगे। ठीक, अब आते हैं दूसरे बेसिक क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन अगर ये कहता है, अभी तो वो जो क्वेश्चन दिए वो तो है ही, पहले तो ये तो दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पहले क्लियर करवा लें कि अगर क्वेश्चन में तुमको ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम सी बार कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन अगर तुमको 20 दिया हुआ है, ठीक है ना, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0.6 दिया है, तो what will be the consumption equation। तो हमारा कंजम्पशन इक्वेशन क्या होगा, इफ यू ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 20 एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.6। तो कंजम्पशन इक्वेशन मतलब C इज इक्वल टू C बार प्लस, नहीं दिया हुआ है, प्लस B मल्टीप्लाइड बाई वाई। बी किसको बता रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम अपने इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू C बार यानी 20 प्लस 0.6 वाई। ये हमें बस आपको एग्जाम में इतना ही लिख के छोड़ देना, जब पूछे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, यू डोंट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वाई, यही आपका अकाउंटिंग क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आपको चेंजेस कर देता, कह देता ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जगह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो 0.4 कर देता, और पूछता कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, कंजम्पशन इक्वेशन क्या होगा, कंजम्पशन इक्वेशन क्या होगा, तो क्या करोगे अब, हमें तो जब फॉर्मूला चाहिए तो बी के लिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चाहिए, और तुमको दिया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा, अगर 0.4 यानी 40% वो सेविंग कर रहा है तो कितना पोर्शन उसका खर्चा हो रहा है, तो 60% वो खर्च कर रहा है, इसका मतलब यानी 0.6 उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगा। हम उसी को यहाँ पे रख देंगे 20 प्लस 0.6 वाई, ये हमारा कंजम्पशन इक्वेशन हो गया। ठीक है ना। सिमिलरली क्वेश्चन में अगर आपको ये बोल दे कि सेविंग के लिए, क्या है कि कंजम्पशन अगर 20 है, ठीक है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका जो है वो 0.7 है, ठीक, तो what will be the saving
इक्वेशन, हमारा सेविंग इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो बेटा सेविंग इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया था, कंजम्पशन के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक? तो सेविंग इक्वेशन हो जाएगा S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम बी कहते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो S इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, -20 लिखोगे, प्लस 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.7 है, और ये रहा y, इसे सॉल्व करोगे तो S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.3 y, ये तुम्हारा क्या हो गया, सेविंग इक्वेशन। तो कई बार क्वेश्चन में केवल इक्वेशन पूछता है और हम जब पढ़े नहीं रहते तो आसान सी चीज हार्ड लगती है, y की कोई वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। इन क्वेश्चन और सॉल्यूशन को आप नोट्स जरूर बनाएं। देखो आपका प्रॉपर नोट्स ही आपको एग्जाम टाइम में आपकी सेविंग्स करता है, टाइम का सेविंग करता है, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं, ठीक। अब इन क्वेश्चंस को जरा सॉल्व करते हैं, ठीक। पहला वाला जो फर्स्ट वाला है ये अभी बाद में करेंगे, फर्स्ट वाला अभी बाद में करते हैं। सबसे पहले बाकी के क्वेश्चंस लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो देख रहे हो, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एस्टिमेट द एग्रीगेट डिमांड। आपको क्या निकालनी है, एग्रीगेट डिमांड। ये बताओ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट कैसे निकालते थे डिमांड, टू सेक्टर इकोनॉमी है, एक हम आप जो कंजम्पशन कर रहे हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो रहा है इकोनॉमी में वो। तो सी और आई अगर ये दोनों मिल गया तो एग्रीगेट डिमांड आपका पता चल जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया है 100, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया है 0.2, और लेवल ऑफ इनकम 4000, और ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब देखो यहां सी आपको कंजम्पशन नहीं पता है, कंजम्पशन, तो कंजम्पशन कैसे पता चलेगा, सी बार यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चाहिए होता है हमको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाई वाई। अब ये बताओ हमको क्वेश्चन में जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है 0.2 यानी 20%। तो अगर तुम अपनी इनकम का 20% सेव कर रहे हो तो ये बताओ अपनी इनकम का 20% सेव कर रहे हो तो इसका मतलब कितना खर्च कर दिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो हमको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पता चल गया। पहले कंजम्पशन पता कर लें, ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है 50 प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आया है 0.8, और इनकम हमारी कितनी है तो 4000, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 प्लस 3200 मतलब 3250, ये आ गया हमारा कंजम्पशन। अब फॉर्मूले पे रख दो, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी कितना आया 3250 प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमको दे के रखा है 100 करोड़, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कितना आ जाएगा 3350, ये आ गया हमारा एग्रीगेट डिमांड, हमारा एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। फिर से दिखा देते हैं यहाँ पे, ये है पूरा सॉल्यूशन, प्लीज गो थ्रू द सॉल्यूशन। कि जब पूछा एग्रीगेट डिमांड तो उसका फॉर्मूला याद रखो, सी प्लस आई, सी नहीं दिया है कंजम्पशन, कंजम्पशन का फॉर्मूला लिखो, देखो सारे कंटेंट है कि नहीं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ था तो हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट कर लिया, रख के फिर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था ही हमारे पास, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारी चीजें।
थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि देखो जो पता है पहले वो हमारे तुम्हारे सामने हमेशा होनी चाहिए। ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन तुमको पहले से पता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, फाइंड आउट। अच्छा ये हमको नहीं पता और कंजम्पशन भी नहीं पता। कह रहा व्हेन द सेविंग फंक्शन इज एस, हमको ये पता है कि जो सेविंग फंक्शन है एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसी को हम वो लिखते हैं वन माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाला होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई इनकम ये है। और इसको हमें कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है कि -100 है प्लस, क्वेश्चन नंबर थर्ड लगा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम प्लस, फिर आ रहा है 0.5 वाई, और नेशनल इनकम हमको दे दिया है, नेशनल इनकम यानी इनकम मतलब वाई वो कितना दिया है 1500, 1500। तो वाई को रख दो वहां पे, क्या दिक्कत है। अच्छा तुमको इससे कंजम्पशन निकालना, ये बताओ कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। कंजम्पशन का फॉर्मूला जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, सी बार हो जाएगा, प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है तो यहां पे हमको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चाहिए, और इनकम हमारी वही हो जाएगी। तो ये बताओ अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.5 है यानी 50% तुम पैसा बचा ले रहे हो, 50% पैसा अगर तुम बचा रहे हो अमाउंट, तो ये बताओ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 50% बचा रहे हो तो 50% खर्च कर रहे हो, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी क्या हो गया 0.5, तो ये तो हमको वैल्यू मिल गई। माइनस सी है तो ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन भी हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सेम वैल्यू रहती है, जो माइनस सी बार है वही सी बार हो जाता है, तो 100। तो बस पता चल गया, यहां रखो 100 प्लस 0.5, इनकम हमारी कितनी है 1500, सॉल्व कर लो, 100 प्लस 750 ये कितना आ जाएगा 850, कंजम्पशन हमारा हो गया 850। ठीक, बहुत इजी है। इसके हो जाने के बाद नेक्स्ट चलते हैं, और हमने ये सी बार की वैल्यू निकाल ली, सी बार क्या हो जाएगा सेम ये माइनस सी बार जो 100 है वही हो जाएगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है 20% दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 20% दिया है, इज कांस्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ द इनकम एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारा कितना हो रहा है 100 करोड़ का हो रहा है, 100 करोड़, एंड कंस्ट्रक्ट द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस इकोनॉमी, कि तुमको कंजम्पशन फंक्शन बनाना है, जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन आपको करवाया था, कंजम्पशन फंक्शन यानी C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बताता है, दोनों में से कोई भी लिखो यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई वाई। एमपीसी हमें पता ही नहीं तो पता कर सकते हैं, अगर 20% हम बचा ले रहे हैं तो हमारा खर्च मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हो जाएगा 80% हम खर्च कर रहे हैं, 80% को हम क्या लग सकते हैं 0.8, तो बस 100 C is equal to 100 plus 0.8 Y, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, कंजम्पशन इक्वेशन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, जिसमें पूछा है कि कंस्ट्रक्ट द कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन ही वहां पे हमको निकालना था, निकल गया, बहुत ईजी है। ठीक, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5, अभी पहला वाला क्वेश्चन बचा है उसे लास्ट में करेंगे हम, ठीक है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, अगर आपको और ज्यादा एडवांस्ड क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी तो प्लीज मेक अ कमेंट बिलो कि आपको ज्यादा एडवांस क्वेश्चंस चाहिए इस पे जो आपके सीबीएसई में आते हैं। सो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द मोर कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 5, मगर इतने से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये तो जा ही नहीं रहा भाई, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द कंजम्पशन फंक्शन। यार ये तो तुम लोग खुद ही निकालो, अभी जस्ट ऐसे ही निकाल लगवाया क्वेश्चन, तो इसमें मैं डायरेक्ट बना देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या हो जाएगा कि कह रहा है कंजम्पशन फंक्शन, तो C इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 200 है, प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है तो ये हो जाएगा 0.9 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इनकम हमारा क्या है, इनकम तो कुछ नहीं दिया हुआ, बस इनकम यहाँ पे y कर दो। ये हमारा हो गया कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन इक्वेशन हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा कितना दिया हुआ है 80%, 80% यानी 0.8 कह रहा है, एंड कांस्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारा जो है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो हमारा कितना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन 400 करोड़ है, 400 करोड़। कंस्ट्रक्ट अ कंजम्पशन फंक्शन, यार यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ देता कंस्ट्रक्ट द सेविंग फंक्शन, तो सेविंग फंक्शन कैसे करेंगे, चलो इसमें हम चेंज कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे 6 वाले क्वेश्चन में सेविंग फंक्शन अगर हमको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलता तो क्या होता, सेविंग इज इक्वल टू माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और y जो हमारी इनकम है, तो s इज इक्वल टू -400 प्लस 1 माइनस 80 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, और ये हमारा y। ये 1 में से अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8, 0.8 1 में से माइनस करोगे तो फिर हमारा 0.2 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, सेविंग इक्वेशन अगर कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कंजम्पशन फंक्शन हमको दे के रखा है, कि कंजम्पशन फंक्शन हमको दे के रखा हुआ है। कंजम्पशन फंक्शन हमारा कितना है, C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8 y दिया हुआ है, ठीक है, अमाउंट इन करोड़। डिटरमाइन द लेवल ऑफ द इनकम, ये कह रहा है कि इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी। Determine the level of the national income where average propensity to consume, average propensity to consume equal to, average propensity to consume will be equal to 1। Average propensity to consume equal to 1, ये average propensity to consume का मतलब क्या हो जाता है, सोचो। अगर ए का आंसर कब आएगा सोचना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब बोलते हो यानी कि कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम इक्वल टू 1 कब आएगा, जब दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल हो, यानी कंजम्पशन और इनकम दोनों ही इक्वल हो, यानी 2/2 मान लो, तभी तो आंसर 1 आएगा। तो जब कंजम्पशन और इनकम दोनों ही क्या हो जाए हमारी इक्वल हो जाए, ऐसे कंडीशन में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। दोनों को अगर हम इक्वल मान लें तो यहां पे कितना है हमारा,
तो जब हमारा c इज इक्वल टू वाई हो गया, दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, बोला ना, अभी मैंने तुमको प्रूफ करके दिखाया कि दोनों इक्वल तभी आ जाएगा जब कंजम्पशन और इनकम दोनों क्या है, इक्वल है हमारा। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई हो गया। इक्वेशन पे रख दो, इक्वेशन पे c जो है, c भी हमारा क्या हो गया, y इज इक्वल टू, क्योंकि इनकम हमको कैलकुलेट करनी है, 40 प्लस 0.8 y। अब इसे जगह सॉल्व करोगे तो ये जो y है ये 1 को कैरी कर रहा है, आप y में से माइनस 0.8 y इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। ठीक, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 y इज इक्वल टू 40, और फिर y इज इक्वल टू करोगे तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड 40 डिवाइडेड बाई 0.2। 0.2 अगर पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा, 2 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20, तो वैल्यू आ जाएगा 200। तो आपकी जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन, आप देखो वो कंडीशन की अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप हो पाती जब हम शुरुआत में जो मैंने आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, वो जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक ये सारी चीजें हो ही नहीं पाएंगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो बस यही है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ यू आर गिवन अ कंजम्पशन फंक्शन इमेजिनरी इकोनॉमी c इज इक्वल टू, यहाँ पे कह रहा है कि c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y, where the c consumption expenditure and y national income, ठीक है, derive the corresponding saving function। तो इसका सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा, -100 प्लस 0.8 जो बता रहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सेविंग फंक्शन में हमें चाहिए होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अगर 0.8 खर्च कर दे रहे हो तो 0.2 तुम्हारी सेविंग हो रही है, तो ये हो जाएगा 0.2y, ये हमारा सेविंग फंक्शन हो गया। और क्या बोला कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे हमारा कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पहले इसको एक बार नोट कर लो। ब्रेक इवन पॉइंट ये हमारा है, ब्रेक इवन पॉइंट जहां कंजम्पशन, अरे आई बेग पार्डन, कंजम्पशन और इनकम, हमारा खर्चा और हमारी इनकम दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो हमारी जो सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेविंग हमारी कितनी हो गई, 0 हो गई। जब जितना कमा रहे हो उतना पूरा खर्च कर दे रहे हो, सेविंग 0। सेविंग 0, तो बस इस सेविंग फंक्शन पर रख दो इसे। सेविंग फंक्शन में सेविंग हमारी 0 है। हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है कि कैलकुलेट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ द इनकम। वो कौन सी इनकम होगी, वैल्यू कौन सी इनकम जिसपे हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए, यानी सेविंग 0 आ जाए। तो हमने इस पे सेविंग को 0 रख दिया, s इज इक्वल टू 0, -100 है, -100 रखो यहाँ पे। फिर कह रहा है प्लस 0.2 y, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो क्या होगा, आप ये माइनस है इसको इधर लेते आओ, प्लस 100 हो जाएगा। इधर इसके क्या है, 0.2y है। फिर इसे सॉल्व करो, अगर 100 डिवाइडेड बाई 0.2, तो अगर पॉइंट को तुम हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1000।
यानी अगर इनकम, ये जो सेविंग फंक्शन है, अगर इसमें इनकम हमारी वाई 1000 हो जाएगी तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा वही होगा, यहाँ पे हमारा खर्चा भी उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे, 2 आंसर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारा पहला वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, अभी उस पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। आई होप ये तो, कोई भी अगर डाउट होगा तो यू कैन मेक अ मैसेज, कमेंट नीचे जरूर कर दीजिएगा। पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे कह रहा है कि नेशनल इनकम, ठीक है, यानी वाई, वाई हमारा कितना है, 2000 है, 2000 है। फिर कह रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू है 0.25, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है हमारा, आई इज इक्वल टू कितना है, 250। कह रहा है कि कैलकुलेट एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमें कैलकुलेट करना है। अब ये बताओ y इज इक्वल टू इनकम में, ये इनकम कैसे आती है, जब हमारा जितना भी कंजम्पशन हो रहा है ये हमारे क्या हो जाए, इक्वल में आ जाए। ठीक है, तभी हमारा वो कैलकुलेट होता है। और कुछ भी दिया हुआ है क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है और आई दिया हुआ है। सी प्लस आई। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो सेविंग होना चाहिए था, यहाँ पे तो सेविंग होना चाहिए था। आपके चैप्टर में जब आप पढ़े होंगे तो बेटा जो सेविंग होता है वही इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप चाहे एस लिखिए चाहे आई लिखिए, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो आई है, जहाँ पे हम कंजम्पशन प्लस सेविंग, जो सेविंग होती है वही हमारी इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो हमको जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया है तो हम एस को रिप्लेस करके क्या कर सकते हैं, आई कर सकते हैं। ठीक, तो इनकम हमारी कितनी दी हुई है, 2000। कंजम्पशन, क्या हम कंजम्पशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। कंजम्पशन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बार प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाई आपका इनकम। ठीक है, कैलकुलेट कर दो। अब हमको यही जो y दिया हुआ है ना, यही हमको सी बार जो दिया हुआ है वही कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में यही क्या है कि कैलकुलेट द ऑटोनोमस कंजम्पशन। हाँ, ऑटोनोमस कंजम्पशन ये जो है यही हमको कैलकुलेट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अब इसे यहाँ पे रखिएगा बेटा, y is equal to c bar plus marginal propensity to consume multiplied by y plus i। ये हमारा पूरा इक्वेशन हो गया। हमारी इनकम कितनी है, 2000 है, प्लस सी बार हमको पता करना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.25 है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा क्या हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.75 हो जाएगा, 0.75 मल्टीप्लाइड बाई इनकम, इनकम हमारी कितनी है, 2000 है, और प्लस आई की वैल्यू कितनी है, 250। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2000 सी बार प्लस इसका अगर हमको 75% निकालना है तो 3/4, तो कितना हो जाएगा, 3/4, 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 1000
500 प्लस 250, इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2000 माइनस 2000, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1750 इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 250 इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो हमारा जो ऑटोनोमस कंजम्पशन आ रहा है वो कितना हो जाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारा 250 आ जाएगा। ठीक, इधर से जाके माइनस। तो बस ये रहा हमारे सारे न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किए। सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, जो फंडामेंटल क्रिएट करते हैं। और भी एडवांस अगर क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो प्लीज टेक्स्ट बिलो एक कमेंट कर दीजिएगा, तो एक नेक्स्ट वीडियो भी लेके आ जाएंगे अलग सेपरेट वीडियोस न्यूमेरिकल्स का। ठीक।